Hello students, welcome to the English classroom. Friends, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 12 के लिए हम सिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन चार्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव, इन सारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है वो विद्यार्थी पिछली क्लास जरूर अटेंड करें। तो अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, पर्सन चार्ट या प्रोनाउन चार्ट, जिसके अंदर हमारे रह गया था थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिनके बारे में बात करते हैं या जो बात करते हैं तो वो सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है और सेकंड पर्सन जो सुनता है। क्लियर? और थर्ड पर्सन वे पर्सन होते हैं जिनके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एक दूसरे से वार्तालाप में बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर सबसे पहले आता है ही। सबसे पहले आता है ही यानी वह। हिंदी में इसका मतलब होता है वह। यह है पुल्लिंग या पुरुषों के लिए काम आता है। अब ही का जेंडर होता है सी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही के बाद में शी और फिर आता है इट। ही, सी, इट। फिर आता है दिस और फिर आता है दैट। उसके बाद में है दिस, दैट, फिर आ जाता है वन और फिर क्वेश्चन बनाने के लिए एक होता है वू यानी जो या वू यानी कौन। ओके, तो अब देखो इसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले इसके सब्जेक्टिव रूप को समझते हैं। ही मानव के लिए प्रयोग किया जाता है, मानवकर्ता के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्टिव जो केस होता है, इसको आप केस लिख लीजिए, सब्जेक्टिव केस। ये सारे केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव केस आएगा और इसके अंदर ये है पॉजेसिव केस और ये है रिफ्लेक्सिव केस। ये सारे केस है। ओके, पिछली वीडियो में मैंने हिंदी में समझाया था, आप इसकी जो हेडिंग है वो पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें। अब ये नंबर है NUMBERS, नंबर्स यानी वचन। नंबर्स यानी वचन। ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, एक वचन है। ये थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ता रूप है। तो सब्जेक्टिव केस का मतलब हो जाता है किसी भी कर्ता का कर्ता रूप, किसी भी प्रोनाउन का जो कर्ता के स्थान पर प्रोनाउन आते हैं उस केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इसमें है ही यानी वह। ही मीन्स वह। ये पुरुष सब्जेक्ट के लिए काम आता है। ही जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए काम आता है, पुरुषों के लिए काम आता है, बच्चों के लिए काम आता है। और इसका सेकंड जो है शी का मतलब सेम टू सेम एक ही तरह ही होता है, वह है, लेकिन ये स्त्रियों के लिए काम में आता है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हम शी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है इट। अब पुरुष हो गए, महिला हो गए, पीछे क्या बचा? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी कि वस्तुओं के लिए क्या काम में आता है? तो वस्तु के लिए जो प्रोनाउन काम आता है, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर प्रोनाउन काम आता है वो होता है इट। इट मीन्स यह। और यह छोटे जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए या फिर वस्तुओं के लिए काम आता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए वस्तु के लिए। अब है दिस और दैट। दिस और दैट जो है ये संकेतवाचक प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंग्लिश में जब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक प्रोनाउन का प्रकार होता है संकेतवाचक प्रोनाउन। संकेतवाचक
सर्वनाम। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट, ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसे हाथ करके नजदीक इशारा करके दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, ऐसे वाक्य पढ़ा होगा। और हाथ को उंगली को ऐसे दूर करके ऐसे बताया हुआ होगा कि दिस इज ए पेन, यानी कि वो पेन दूर है। दिस इज ए पेन यानी कि पेन नजदीक है। दैट इज ए पेन, वह पेन है दूर के लिए। तो दिस पास के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दोनों का प्रयोग संकेत करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दिस का मतलब पास में है, पास में कोई जब वस्तु होती है तो हम क्या कहते हैं, ये है। और ये दिस और देयर, ये वस्तुओं के लिए भी आते हैं, ये प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए भी आते हैं, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो या फिर फेमिनिन जेंडर हो। ठीक है, ये सारों के लिए काम आते हैं। तो दिस मीन्स ये है, ये पास के लिए होता है। और दैट मीन्स वह है, ये दूर की वस्तुओं के लिए, दूर के व्यक्तियों के लिए होता है। अब है वन मीन्स कोई। जब कोई एक, वन मीन्स कोई एक या कोई, जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, उसके लिए हम प्रोनाउन वन का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वू मीन्स कौन। वू मीन्स कौन। अगर प्रश्न पूछने के लिए काम में लेते हैं तब वू का मतलब होता है कौन, और अगर उत्तर देने के लिए काम में लेते हैं तो वू का मतलब होता है जो। ठीक है, क्योंकि वू क्या है, वू इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और वू रिलेटिव प्रोनाउन भी है। जब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी आता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है। तो वू दोनों का काम करता है। जब प्रश्न पूछने के लिए काम लेते हैं तब WHO वू मीन्स कौन होता है। और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक कंजक्शन की तरह काम करता है। उस कंडीशन में ये संबंध बताता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है जो। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव केसेस की तरफ। ठीक है, ये जब वाक्य के शुरू में कोई काम करने वाला आता है, यानी कि ये कर्ता के लिए आता है, कर्ता रूप है। ये किसी भी प्रोनाउन का या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का कर्ता रूप है। सेंटेंस में कर्ता वाक्य के शुरू में आता है तो ये भी वाक्य के शुरू में आएंगे। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अब मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हु इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जो क्रिया करता है उसको रिसीव करने का काम, उसको रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कर्ता जब किसी काम को करता है, कोई एक्शन करता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। क्लियर। तो ये कर्म रूप है। ये जो कर्म है, जो ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, किसी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब ही तो है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, HIM, हिम। हिम यानी उसे, हिम यानी उसे। ही का मतलब तो वह है, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहां पर वाक्य के शुरू में आ रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है हिम, हिम यानी उसे। आई गिव हिम ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। तो जो कर्ता कौन है, मैंने यानी कि मैं, और क्रिया देना, और ऑब्जेक्ट कौन है, रिसीव कौन कर रहा है, वो है, यानी कि उसे रिसीव कर रहा है। तो यहां पर ये हो गया ऑब्जेक्ट। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, HER, हर यानी उसे। सेम टू सेम अर्थ होता है हिंदी में। फर्क ये है कि ये पुरुषों के लिए काम आता है और ये स्त्री के लिए काम आता है। अब इट का ऑब्जेक्टिव रूप
इट ही होता है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर तो ये यह हो गया और यहाँ पर हो जाएगा इसे। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा वाक्य के हिसाब से, लेकिन इंग्लिश के अंदर सब्जेक्टिव केस भी इट होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर इट आएगा तो भी इट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा इट तो भी उसका रूप इट ही रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है दिस। दिस की ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिस और दैट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैट, सेम टू सेम। दिस दिस, लेकिन हिंदी में अर्थ चेंज हो जाएगा। ये है, यहाँ हो जाएगा इसे या इसको। ठीक है, इस टाइप से इसे या इसको, है ना। इसी तरीके से दैट, दैट मीन्स उससे, दूर है, उसे या फिर उसको। दैट मीन्स उसे या उसको। ध्यान देना, देखो ध्यान देना, यहां पर भी दैट है, यहां पर भी दैट है। यहां पर मैंने लिखा है दैट मीन्स वह है, यहां पर मैंने लिखा है दैट मीन्स उसे। सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, फिर भी हिंदी में इसका अर्थ परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दैट आता है तो इसका मतलब हिंदी में होता है वह, और अगर दैट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा हिंदी वाक्यों में उससे या उसको। ठीक है ना। मैंने उसको अंग्रेजी की किताब दी, उसको, किसको दी? उसको दी, है ना। तो ये फर्क है। अब वन, वन मीन्स कोई अनजान के लिए यूज करते हैं, कोई एक या एक, तो वन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वन ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? वन। और यहाँ चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा किसी को, है ना, या किसी एक को, किसी को या किसी एक को, इस टाइप से अर्थ हो जाएगा, किसी को या किसी एक को। ठीक है। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्न पूछने के लिए काम आने वाले प्रोनाउन वर्ड्स। वो का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और वो मानवकर्ता के लिए आता है। वो का प्रयोग किसके लिए होता है? ओनली मानवकर्ता के लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो होता है वो विच, व्हाट आदि होते हैं, लेकिन वो जो है वो प्योर मानव के लिए होता है। जब वो प्रश्न पूछने के लिए काम आता है तो वो का हिंदी में अर्थ हो जाता है कौन। वो मीन्स कौन। और जब वो उत्तर देने के लिए काम आता है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम आता है उस वक्त वो मीन्स जो। ठीक है। तो अब वो का ऑब्जेक्टिव होता है whom, WHOM, whom। whom यानी किसे या फिर किसको भी कह सकते हैं, किसे या किसको, प्रश्न पूछने के लिए। और उत्तर देने के लिए जिसे या जिसको, जिसको, किसको, जिसको, किसे, जिसे, इस टाइप से। क्लियर। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब आता है अपना पजेसिव केस। पजेसिव केस मैंने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब बात अधिकार की हो, बात हक की हो, बात स्वामित्व की हो, बात ओनरशिप की हो, तब हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पजेसिव केस का, प्रोनाउन के पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं कि पजेसिव केस जो होता है प्रोनाउन चार्ट के अंदर या प्रोनाउंस में, उसको पजेसिव केस को भी हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। अब पहला भाग है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण। ठीक है, ये लाइन लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, ये ऐसा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। प्रोनाउन यानी कि हिंदी में हो जाएगा सर्वनाम, सर्वनाम। तो पजेसिव केस के अंदर दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, देख रहे हैं आप, ऊपर वाला पजेसिव और ये एडजेक्टिव। तो एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा जो होगा वो होगा पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 1 पजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस को हम दो भागों में बांट सकते हैं।
या फिर दो भागों में बांटते हैं। क्लियर? पहला होता है वो होता है विशेषण, एडजेक्टिव होता है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और जो सेकंड पार्ट है पजेसिव केस में वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब कैसे होता है इसको हम समझते हैं। जैसे ही है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ही है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम और पजेसिव हो जाता है हिज, HIS, हिज यानी उसका। हिंदी में इसका मतलब हो जाता है उसका। किसका? उसका। यह किसका पेन है? यह उसका पेन है। तो इस पेन के साथ पोजेशन बता रहा है ना, स्वामित्व बता रहा है, यानी कि किसका पेन? उसका पेन। तो पेन का स्वामित्व बता रहा है या पेन के साथ उसका संबंध बता रहा है कि उसका मालिक कौन है पेन का? वह है। क्लियर? तो इस टाइप से हिज मीन्स उसका, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज। और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी होता है हिज। इसका भी मतलब वही होता है, इसका भी मतलब वही होता है उसका, उसका। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको और फिर बता रहा हूं कि इस हिज का मतलब केवल हिज होता है और इस हिज का मतलब होता है हिज, दिस हिज, ये हिज प्लस नाउन। नाउन मीन्स जो वाक्य में पहले से जिस नाउन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं या पहले के जो स्टेटमेंट्स है, जो कथन है, उसमें उस नाउन यानी कि उस संज्ञा के बारे में जिक्र हो चुका है और फिर उस संज्ञा के लिए हम कोई और ही, जैसे संज्ञा वो निश्चित रूप से कोई सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर एक वचन नाउन होगा और वो मानव होगा, तो वो राम, मोहन, है ना, इस टाइप से रमेश, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आ जाएगा ही और उसका पॉजेसिव केस में आ जाएगा हिज। तो पहले के स्टेटमेंट में जो नाउन है वो नाउन, उसका नाम तो नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली उसका नाम हिज प्लस नाउन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसको हम और डिटेल से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हिज है, यहाँ पर भी, और ये हो जाता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ स्वयं के अर्थों में आता है। हिमसेल्फ मीन्स उसका, स्वयं का, या वह स्वयं, इस टाइप से। क्लियर? वह स्वयं, वह स्वयं भी आ सकता है और उसका, स्वयं का, इस टाइप से भी आ जाता है, वह स्वयं, स्वयं। अब नेक्स्ट है सी। सी का ऑब्जेक्टिव हर और सी का पॉजेसिव होता है वो भी होता है हर। हर, हर मीन्स उसका। बस ये पुरुषों के लिए आता है ही वाला, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये पुरुषों के लिए आएगी, बॉयज के लिए आएगी, और नीचे वाली जो शी वाली लाइन है वो महिलाओं के लिए वुमेन्स के लिए या फिर गर्ल्स के लिए आएगी। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है वो होता है हर्ष। ध्यान देना, इसका तो हिज और हिज सेम है, लेकिन शी वाले मामले में थोड़ा सा अंतर है कि शी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष, एस लग जाता है पॉजेसिव। ठीक है, अर्थ वही रहेगा हिंदी में उसका। किसका? उसका। और यहां पर हो जाता है हर सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक, वह स्वयं, हर सेल्फ मीन्स वह स्वयं। अब आ जाता है इट। इट, इसका ऑब्जेक्टिव भी इट, पॉजेसिव इसका हो जाता है इट्स, पॉजेसिव इसका हो जाता है इट्स, इट्स। और ये कौन सा पॉजेसिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहां पर इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, यूज ही नहीं होता कभी। तो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जब पॉजेसिव केस की बात करते हैं तो जो इट है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन, या फिर इसको हम बोलते हैं प्योर प्रोनाउन। प्योर प्रोनाउन इट का नहीं होता है, केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है। और यहां हो जाएगा इट सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, उसका, स्वयं का, या वह, यह स्वयं। अब है दिस। दिस का ऑब्जेक्टिव दिस, पॉजेसिव भी हो जाता है इट्स। दिस का पॉजेसिव
इट्स, ठीक है, इसका, और इसका भी अर्थ हो जाता है इसका। इसका भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता और ये हो जाता है इटसेल्फ, इट सेल्फ, वह स्वयं, हर सेल्फ का मतलब भी हो जाता है वह स्वयं, इट सेल्फ का मतलब हो जाता है यह स्वयं, क्योंकि ये सारा वह स्वयं, वह स्वयं। बोर्ड पर आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं कंप्यूटराइज्ड आपको पूरा प्रोनाउन चार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन देखें, उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये पूरा प्रोनाउन चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है दैट। दैट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, दैट पॉजेसिव, इट्स। पॉजेसिव होता है इट्स, उसका, ठीक है। दैट के अर्थों में अगर पॉजेसिव आएगा तो उसका अर्थ होगा उसका, ठीक है। और दिस या इट के अर्थ में अगर सब्जेक्टिव इसकी फॉर्म ये है, इसके लिए अगर ये इट्स आया है तो इसका मतलब होता है इसका, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है वन। वन का पॉजेसिव होता है वंस, वन का पॉजेसिव होता है वंस, ONE और अपोस्ट्रोफी S, वंस। वंस मीन्स किसी का, किसी का या किसी एक का। वंस मीन्स किसी का या किसी एक का, अनजान के लिए, ठीक है। और अब इसका, इसका तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसका भी नहीं होता, वंस का भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और यहाँ हो जाता है वन सेल्फ। एक ध्यान देना, वन मतलब कोई अनजान है, यानी कि थर्ड पर्सन है, यानी कि वो या तो ही है या शी है या इट है, ठीक है। ही, शी और इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी वन आता है। बस शर्त ये है कि उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, वो अनजान है ना, इसलिए हम किसी एक को कोई कह देते हैं, है ना, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो ही, शी, इस फॉर्म आएगा। अगर वो पुरुष है और उसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, अनजान पुरुष है, तो फिर वो आ जाएगा हिमसेल्फ। और अगर वो स्त्री है तो फिर आ जाएगा हरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर वन का मतलब हो जाएगा वन सेल्फ, वन सेल्फ, है ना, किसी का स्वयं का, है ना, किसी स्वयं का या किसी के स्वयं का, इस टाइप से। अब है वो सब्जेक्टिव, वूम ऑब्जेक्टिव, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है whose। whose मीन्स किसका। whose pen, whose is this pen, यह पेन किसका है, this pen is mine, ये मेरा पेन, इस टाइप से। और अगर उत्तर देता है तो whose मीन्स किसका या जिसका। अगर प्रश्न पूछने के लिए कार्य करता है whose तो उसका मतलब हो जाता है किसका। और whose अगर वाक्य के बीच में आकर दो वाक्य का उत्तर देता है, उस प्रश्न का उत्तर देता है ना, कनेक्टिंग वर्ड की तरह काम करता है, कंजक्शन की तरह काम करता है, उस कंडीशन में whose का अर्थ हो जाता है जिसका, है ना, इससे पहले उसका जिक्र हो गया होगा। अब whose जो होता है इसका भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर who के अर्थ में, whose के अर्थ में जो या तो हो जाता है हिमसेल्फ या हो जाता है हरसेल्फ। हिमसेल्फ अगर वो whose या who पुरुष के लिए आया है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाती है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म कभी भी whose सेल्फ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना। रिफ्लेक्सिव फॉर्म अब who किसके लिए आया, या तो पुरुष के लिए या स्त्री के लिए, यानी कि या तो ही के लिए या फिर शी के लिए। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव जो फॉर्म है वो ही और शी के रिफ्लेक्सिव के बराबर होगी, यानी या तो होगा वो हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ,
ये ध्यान रखना। क्लियर? तो सभी विद्यार्थी पुनः एक बार हम इसको रिकैप करते हैं, पुनः ध्यान दें। जो कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में विशेष रूप से पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी प्रोनाउन चार्ट है, जिसको हम पर्सन चार्ट या प्रोनाउन चार्ट कहते हैं। और बिना किसी इस प्रोनाउन चार्ट के, बिना सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस की जानकारी के हम इंग्लिश में ग्रामर सीख ही नहीं सकते। ठीक है? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है प्रोनाउंस। क्योंकि प्रोनाउंस का उपयोग सबसे ज़्यादा पैराग्राफ में, वाक्यों के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बार बार जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं या फिर वर्ब्स होते हैं, क्रियाएं, है ना। तो ये प्रोनाउंस और वर्ब्स, इसकी जानकारी अत्यावश्यक है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं। ठीक है? शुरू वाले वीडियो आपने एक ना मेरे डाला हुआ है, उसमें बताया हुआ है कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरह के शब्द होते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम अपने वाक्य यंत्र से ध्वनि के रूप में शब्द बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं, तो उन वाक्यों के अंदर 8 तरह के शब्द होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें अगर उन शब्दों को कैटेगरी वाइज करें, उनका अध्ययन करें, उनकी प्रकृति के बारे में विश्लेषण करें, है ना, उसका हम विश्लेषण करें, तो उसके अंदर 8 तरह के शब्द बनते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, फिर कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, है ना, इस टाइप से आर्टिकल्स भी होते हैं। तो 8-9 तरह की कैटेगरी होती है। तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी है पर्सन चार्ट या प्रोनाउन चार्ट, यानी कि प्रोनाउंस। प्रोनाउन चार्ट क्या है? प्रोनाउन चार्ट प्रोनाउंस का ही अध्ययन है, उसका ही विश्लेषण है। प्रोनाउन के अलग अलग जो केसेस होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स होती है, उसका ही हमारे को नॉलेज करवाता है। तो प्रोनाउन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कक्षा 10, 11, 12 या कोई सी भी छोटी कक्षा में भी पढ़ रहे हैं, या कॉलेज एग्जाम दे रहे हैं, या किसी की, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपकी सेकेंड लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश के अंदर आपको डिटेल से इंग्लिश को समझना है, तो आपको प्रोनाउन चार्ट या प्रोनाउंस के बारे में जानकारी अत्यावश्यक है। क्लियर? तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन चार्ट के अंदर आज हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। क्लियर? अब हमने पहले हेडिंग पढ़ ली थी, पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, अभी पढ़ा है कि इसके अंदर सबसे पहले हमने पर्सन लिया है। पर्सन मीन्स व्यक्ति। पर्सन हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्ति। कैसे व्यक्ति, है ना। अब व्यक्ति यानी पुरुष, हिंदी में इसका सही शब्द है पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है? तो पुरुष के अंदर हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम अभी तक हमने थर्ड पर्सन पढ़ रहे हैं और थर्ड पर्सन में भी उसका वचन कौन सा है? सिंगुलर। नंबर्स मीन्स वचन, एक वचन, बहुवचन। तो आज हम थर्ड पर्सन का एक वचन पढ़ रहे हैं अभी। और उसमें फिर सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो कैसा रूप होगा उसका। जब वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के स्थान पर आएगा तो उसका रूप कैसे परिवर्तित होगा। या फिर वो किसी स्वामित्व या किसी पॉजेसिव केस का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार, है ना, स्वामित्व या अधिकार। पॉजेसिव का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार, है ना, हक, मालिकाना हक, इस टाइप से ओनरशिप। तो जब कोई स्वामित्व की बात होती है, किसी अधिकार की बात होती है, तब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम, हिंदी में इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक और सर्वनाम हो गया सर्वनाम। ठीक है? तो ये इसका हिंदी में हम इसके ऑप्शनल जो अर्थ है, एग्जैक्टली अर्थ नहीं होता लेकिन लगभग अर्थ हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज की आत्मा उसी लैंग्वेज में होती है, उसकी जो मेन सेंस होती है, उसकी जो भावनाएं होती है ना, कविता स्तर पर जब भावनाएं होती है या फिर उसका जो मीनिंग होता है, उसका केंद्रीय भाग होता है, वो उसी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम हिंदुस्तानी इंडियन हैं तो हमारी इंग्लिश एक लिमिटेड है, हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, इसलिए हमें हिंदी में उसका अर्थ भी करना पड़ता है, उसको हिंदी में भी समझना पड़ता है। तो जो ऑप्शनल वर्ड्स है हिंदी में, मिलते जुलते वर्ड है, उनकी सहायता से हम इंग्लिश को हिंदी से, है ना, ट्रांसलेशन विधि से सीखते हैं। अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव, इन केसेस के बारे में इंट्रोडक्शन होगी। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, वन और वू। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो उसका ये रूप होगा। क्लियर। अब ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, ही का पॉजेसिव होता है हिज और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। इसको हम जब याद करते हैं तो ऐसे करते हैं ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। क्लियर। अब नेक्स्ट शी, तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट मीन्स यह, ये वस्तुओं के लिए काम आता है। इट प्रोनाउन वस्तुओं के लिए आता है। इट्स, इटसेल्फ। क्लियर। इस तरीके से हम बोलते हैं, उसको याद करते हैं। फिर आ जाता है दिस और दैट, दोनों ही संकेतवाचक सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग हम संकेत करके बताने के लिए काम में लेते हैं। तो दिस, इसका ऑब्जेक्टिव भी दिस, फिर इसका पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है वो हो जाता है इट्स। दिस, इट्स और इटसेल्फ। दैट, इट्स, है ना, यहाँ दैट वाला नहीं लिखा क्या, इटसेल्फ, ये भी हो जाएगा इटसेल्फ। वह स्वयं, ठीक है। दिस का यह स्वयं मिलेगा, ये दिस वाली लाइन का है, बहुत थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ठीक। अब वन मीन्स एक। कैसा एक? जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई एक, कोई अनजान, है ना। तो वन का ऑब्जेक्टिव भी वन, पॉजेसिव वंस, वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। और फिर है वन सेल्फ। हाँ, एक चीज और याद आ गई मैं, मान लो किसी नाउन का पॉजेसिव केस बनाना है तो कैसे? ये तो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस के पॉजेसिव केस तो बने हुए होते हैं, है ना, उसके अपनी जो शब्दों के अंदर बने हुए होते हैं, रेडीमेड होते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है ना। जो प्रोनाउन है उसका पॉजेसिव केस तो फिक्स है ना। इट का इट्स हो जाता है, दिस और दैट का भी इट्स हो जाता है, वन का वंस हो जाता है, वो का वूज हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, ये तो फिक्स है हमेशा एक जैसे। लेकिन मान लो कोई नाउन है और उसके स्वामित्व के बारे में हमें पूछना है या बताना है, तब कैसे करोगे? उसी में भी नाउन का पॉजेसिव फॉर्म भी होता है, ध्यान रखना। नाउन का पॉजेसिव फॉर्म कैसे होता है या पॉजेसिव कैसे बनाते हैं? नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम नाउन का पॉजेसिव केस बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो कोई नाउन है राम, राम का मतलब राम हो गया, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव स्थान पर भी राम तो राम ही रहेगा, है ना। राम गिव मी ए पेन, राम ने मुझे ये पेन, सॉरी राम मुझे ये पेन देता है। आई गिव ए पेन टू राम, या आई गिव राम ए पेन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? वहां पर भी राम ही आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन पॉजेसिव क्या होगा राम का स्वामित्व बनाने के लिए? यह राम का पेन है, यह मेरा पेन है। अगर हम ऐसे बोले कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, या यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। पॉजेसिव में आ रहा ना पेन से पहले हिज पेन, लेकिन राम का पेन है तब कैसे करोगे, है ना। दिस इज राम्स पेन, राम्स पेन, है ना, राम का। तो राम का पॉजेसिव बताने के लिए राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, है ना। इसी तरीके से मोहन है तो मोहन्स,
है ना, रमेश है तो रमेश, सीता है तो सीताज, है ना, मोनिका है तो मोनिकाज, पूजा है तो पूजाज, है ना। इस टाइप से अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस बनाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये अपना हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउन है उनके सारे केसेस होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक आप चेक कीजिए, उसमें लिंक दे दूंगा, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से मेरा विशेष आग्रह है कि परीक्षा आने वाली है, इसलिए अपनी परीक्षा में 100% जुट जाए। और जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश विषय की बात है, तो इंग्लिश के अंदर आपको मैं कराऊंगा 4 टॉपिक है। सिंथेसिस है, आपके फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, इसके अलावा आपके क्लोजिज है। ओके, सिंथेसिस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, क्लोजिज हो गया, और एक है कंजक्शन। ठीक है, ये 4 टॉपिक इंग्लिश में ग्रामर के हैं, ये मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लगातार इन वीडियोस को, इन क्लासेस को अटेंड करते रहे और लगातार देखते रहे। और अगर एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई कठिनाई होती है, कोई समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डालें, मैं आपको उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूरा स्पष्टीकरण या पूरा क्लियरिफिकेशन करवा दूंगा। तो अब है अपना थर्ड पर्सन का प्लूरल। अभी तक हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउंस। ये 4 होते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर 4 प्रोनाउंस होते हैं। पहला है दे, दूसरा है दीज, तीसरा है दोज, और चौथा है वो। ओके, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी आते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल में भी आता है। ठीक है, वो दोनों में आता है। अब पहला है दे, सब्जेक्टिव कैसे, दे मीन्स वे, है ना, ये बहुवचन प्रोनाउंस है, बहुवचन सर्वनाम। फिर है दीज मीन्स ये, और फिर है दोज मीन्स वे या वो, और who मीन्स कौन। अगर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो who मीन्स कौन, अगर उत्तर देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो who मीन्स जो। ओके, चूंकि ये प्लूरल प्रोनाउंस के लिए आ रहा है, यहाँ पर who यानी कि कौन या जो, अगर प्रश्न पूछेगा तो ये प्लूरल्स के बारे में पूछेगा। एक से ज्यादा के बारे में जब प्रश्न पूछना होता है तो हम प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन वो का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब ही और शी तो एक वचन होता था, अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक वचन होता है। ही और शी तो एक वचन होता है। अब अगर एक से ज्यादा की बात हम करते हैं तो फिर आ जाता है उसके लिए प्रोनाउन दे, है ना, दे। अब दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम, THEM, देम यानी उन्हें, या फिर हो जाता है उनको, है ना, उन्हें या उनको। अब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है दियर। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, दियर, THEIR, दियर मीन्स उनका। ओके, और पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हो जाता है इसका डियर्स, THEIR, और S और लग जाता है, डियर्स। ओके, हिंदी में उसका अर्थ हो जाता है वही उनका, यानी कि डियर प्लस नाउन, डियर प्लस पहले से जिस नाउन की चर्चा हो चुकी है वो डियर्स मीन्स भी हिंदी में हो जाता है उनका। और यहाँ पर हो जाता है देम सेल्व्स, बहुवचन में सेल्फ की जगह सेल्व्स होगा, देम सेल्व्स, उनका स्वयं का या उन्हें स्वयं, इस टाइप से स्वयं निजवाचक सर्वनाम स्वयं के अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है दीज। देखो, हमने अभी पहले पढ़ा है, जस्ट पहले पढ़ा है
सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में पढ़ा है दिस और दैट। दिस और दैट का प्लूरल यानी कि दिस और दैट का बहुवचन होता है दे। ठीक है, ऊपर वाले में भी ध्यान रखना, ही, सी और इट जो शुरू में तीन थे सिंगुलर प्रोनाउंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस में, उनका बहुवचन होता है दे। ठीक है, तो ही, सी और इट, ही, सी और इट, इसका प्लूरल क्या होता है? दे। और दिस और दैट, इनका प्लूरल क्या होता है? सॉरी, दिस का प्लूरल होता है दीज। दिस का प्लूरल दीज। ठीक है, और दैट का प्लूरल होता है दोज। पास के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए संकेत करके दूर का बहुवचन को बताने के लिए दोज यानी वो, एक से ज्यादा। और दीज यानी ये, एक से ज्यादा है लेकिन पास में। तो दिस का बहुवचन दीज और दैट का बहुवचन दोज। और हु, अगर वो सिंगुलर एक वचन कर्ता के बारे में या एक वचन प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछने के लिए काम आता है, वो भी वो होता है। और बहुवचन के लिए काम आता है, वो भी वो ही होगा। लेकिन उसके और इसके अर्थ में ये फर्क होगा कि उसमें वो किसी एक के बारे में पूछ रहा है, किसी एक सर्वनाम या संज्ञा के बारे में पूछ रहा है, एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर जो प्लूरल्स में जो वो आता है, वो बहुवचन सर्वनाम या बहुवचन संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए या उत्तर देने के लिए काम में आएगा। क्लियर? अब दीज का ऑब्जेक्टिव सारों के सेम जैसे होते हैं। इसका हो जाता है देम, है ना, इसका देम यानी इनको, पास में है तो इनको, दूर है तो उनको। ठीक है, इसका भी हो जाता है पजेसिव दियर, और पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है दियर्स, और ये भी हो जाता है देमसेल्व्स। ओके, इसी तरीके से दोज मीन्स वे, इसका भी ऑब्जेक्टिव, दोज का ऑब्जेक्टिव देम हो जाता है उनको, दूर है तो उनको या उन्हें, है ना। इस टाइप से इसका पॉजेसिव हो जाता है दियर, सेम टू सेम दियर, और ये हो जाता है दियर्स, और ये हो जाता है देमसेल्व्स। ओके, सारे एक जैसे होते हैं, सारों के अर्थ भी एक जैसे। अगर पास में है तो इनको या इन्हें के अर्थ में, ठीक है, या इनको, यहां हो जाएगा इनका। अगर दूर है तो उनका, ये फर्क है। दियर्स यानी उनका, यहां हो जाएगा इनका, यहां वापिस हो जाएगा उनका। अब है हु मीन्स कौन, इसका ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम सिंगुलर था वैसे ही whom यानी किसको या जिसको, सिंगुलर था तो यहाँ पर बहुवचन है तो किन्हें या जिन्हें, किन्हें या फिर जिन्हें, किनको जिनको, किनको किसको नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा किनको, बहुवचन है ना, किनको। उत्तर देगा तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनको, इस टाइप से दिया होगा इसका। अब ये हो जाएगा whose, इसका पॉजेसिव हो जाएगा whose यानी किनको या किन्हें, है ना, या फिर जिन्हें, इस टाइप से। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा नहीं, और ये भी नहीं बनेगा। क्लियर? इस टाइप से ये बनेगा। ये तो बनेगा आपके देमसेल्व्स, है ना, दे के अर्थ में बनेगा देमसेल्व्स, ये तो देमसेल्व्स बनेगा, क्योंकि ये बहुवचन के बारे में पूछेगा तो ही, उसमें देखो सिंगुलर में जब वो था तो उसका ही और हर के हिसाब से हर सेल्फ या हिमसेल्फ आया था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुवचन के हिसाब से प्रश्न पूछेगा तो फिर यानी कि इनके बारे में प्रश्न पूछेगा तो दे आएगा, दे का देमसेल्व्स हो जाएगा, दे का देमसेल्व्स होता है। क्लियर? ये था। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं, इसको हम कैसे याद करते हैं। दे, देम, दियर, इसका सही उच्चारण होता है दियर, है ना, देयर नहीं होता है। दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्व्स।
these, them, their, theirs, themselves, those, them, their, theirs, themselves, who, whom, whose और themselves। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोनाउन चार्ट की ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। और इस क्लास को देखने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रोनाउंस के बारे में कोई डाउट या कोई संदेह नहीं रहेगा। आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए अब बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस चार्ट। जिस तरीके से हमने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा है उसी तरीके से हम टेंसेस पढ़ेंगे। कितने टेंसेस होते हैं, उन टेंसेस में एक्टिव वॉइस में क्या कौन सी फॉर्म आएगी, सही क्रिया आएगी या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में कौन सी क्रिया की फॉर्म आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपके ये जो सामग्री है, पढ़ाई की सामग्री, ये आपके लिए उपयोगी फायदेमंद हो रही है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू।